हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ को बेसिकली हम इग्नू से रिलेटेड ये सीरीज़ है। इग्नू आपको पता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इग्नू का जो कोर्स होता है मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमपीए, तो एमपीए का जो प्रोग्राम है उसके अंदर फर्स्ट ईयर के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो पहला सब्जेक्ट होता है एमपीए 11, एमपीए 11 जिसका नाम है स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम वो सीरीज़ यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पर, जो हेल्प करेगा आपको आपके मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा इट विल हेल्प यू इन योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बेसिक जो प्रेपरेशन है, जो ABCD है, उसमें हेल्प करेगा। बिकॉज इग्नू इज समथिंग जहाँ पर चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में दी जाती हैं। इग्नू में आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो किसी भी स्टैंडर्ड बुक से कंपैरिजन में इग्नू में ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए इग्नू आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा यूपीएससी में जब आप आंसर्स लिखते हो तो अलग अलग राइटर्स की जब आप बुक रेफर करते हो तो हो सकता है कि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है, हो सकता है कहीं पर कुछ अलग चीज़ हो। तो जैसे जीएस में आप कहते हो कि एनसीईआरटी जो है वो बेसिक सोर्स है, उसी तरीके से जब आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे होते हो या ऑप्शनल में कुछ लिख रहे होते हो, किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे होते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी इज इक्वल टू जीएस, वैसे ही एमपीए या जो इग्नू का मटेरियल है इज इक्वल टू ऑप्शनल। तो इस वजह से ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जैसा काम एनसीईआरटी जनरल स्टडी में करती है, जैसे अगर आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी अगर स्ट्रांग है तो आपको हिस्ट्री के जनरल स्टडीज़ में आपको बहुत एज रहेगा अंडरस्टैंडिंग के मामले में भी। प्लस जो क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर जिस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करता है उस हिसाब से भी क्वेश्चन जो है वो आपका कंटेंट वहाँ पे प्रिपेयर होता है। तो सेम लॉजिक पर मास्टर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमपीए का जो कोर्स है उसका यहाँ पर पहले सब्जेक्ट का यानी स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमपीए 11, इसका जो यूनिट 1 है, इसमें टोटल 21 और 20 यूनिट्स यहाँ पे ऑड यूनिट्स हैं। तो आज हम पहले यूनिट को कवर करेंगे इस वीडियो में, जिस यूनिट का नाम है नेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट की यहाँ पर बात करेंगे। तो स्टेट की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टेट की डेफिनेशन हम यहाँ पर डिस्कशन में लेंगे। इसके अलावा अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं विद रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द स्टेट। तो एक लिबरल पर्सपेक्टिव होता है, एक मार्क्स वाला पर्सपेक्टिव होता है, एंड देन वी हैव द न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव जो कैपिटलिस्ट वाला पर्सपेक्टिव होता है। तो कम्युनिस्टिक, कैपिटलिस्टिक और लिबरल पर्सपेक्टिव, सो 3 यहाँ पे पर्सपेक्टिव वी विल कवर इन सो फार एज द नेचर ऑफ द स्टेट इज कंसर्न। इसके अलावा ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन, और ये वाला जो कंटेम्प्रेरी डिबेट है इसके बारे में हम यहाँ पर नज़र डालेंगे इसके ऊपर। इसके अलावा रोल ऑफ स्टेट इन द ग्लोबलाइजेशन एंड देन कंक्लूजन। सो बेसिकली यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, डिफरेंट पर्सपेक्टिव और ब्रिंग द स्टेट बैक इन की एक डिबेट, एंड देन द रोल ऑफ द स्टेट। ये रेलिवेंट है आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में डिफरेंट यूनिट्स में, क्योंकि जब आप बात करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द स्टेट, तो यहाँ पर जो आप कॉन्टेंट देखेंगे वो आपका रेलिवेंट होता है आपके इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 के अंदर यूपीएससी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी एमपीए वालों के लिए तो सिंपल यहाँ पे चीज़ें हैं ही, इग्नू के जो लोग हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रिंगिंग द जो आपके स्टेट बैक इन वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, क्योंकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट कहता है जो है वो वहाँ पे बात करता है कि स्टेट जो है वो बाहर चली जाती है, ठीक है। तो स्टेट बैक यहाँ पे ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इन कहा जा रहा है, जबकि वहां पर रोल आउट ऑफ द स्टेट होता है, रोल आउट द स्टेट हो जाता है, स्टेट को बाहर कर दिया जाता है। सो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर हम डिस्कशन में लेंगे। यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ पर कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि अगर यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती ही है। एनपीएम और एनपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन एरा में स्टेट का रोल कैसे चेंज हो रहा है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 यानी यूपीएससी की अगर बात करें तो वहाँ पर ये चीज़ दी गई है डायरेक्टली, चैलेंजेस
विद रेस्पेक्ट टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन वहाँ पर भी है। ग्लोबलाइजेशन को फेरेजमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनलाइजेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है ग्लोबलाइजेशन ने। दिस इज समथिंग जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिखना है विद रेस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, मोहित भट्टाचार्य में अलग अलग थियरीज एंड ऑल दी हैं। सो नाउ लेट्स कम बैक टू अवर बेसिक्स विद रेस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहले आउटकम्स क्या हैं आपको पता है, मैंने बता दिया कि स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, फिर ये एक स्पेसिफिक केस स्टडी की तरह देखेंगे कि ब्रिंगिंग द स्टेट बैक इनकी डिबेट क्या है, एंड एट द एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सिर्फ 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ें फटाफट से अभी हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो स्टेट क्या है। स्टेट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कॉनोटिंग द वाइड रेंज ऑफ पैरामीटर्स दैट अटेम्प्ट टू डिफाइन इट, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है और अलग अलग यहाँ पे इसके कॉनोटेशंस होते हैं। वाइड रेंज ऑफ पैरामीटर्स दैट अटेम्प्ट टू डिफाइन इट, अलग अलग पैरामीटर्स की कॉनोटेशन से हम इसको डिफाइन कर देते हैं, बट समहाउ देयर इज नो कंसेंसस ऑन द डेफिनेशन। डेफिनेशन पर एज सच कोई कंसेंसस नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत ही ईजी वे में चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द रीज़न बीइंग कि ये जो बुकलेट है ये बिल्कुल बेसिक है, तो यहाँ पर अगर मैं जार्गनाइजेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन और मोहित भट्टाचार्य के बड़े बड़े कीवर्ड्स और वो सब यूज़ करने लगूंगा तो आपको दिक्कत होगी, है ना, जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जो UPSC में स्टार्टिंग कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ओके, सो जस्ट बियर विद मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर बात है कि स्टेट की डेफिनेशन जो है वो अलग है, और अगर आपको हाई लेवल की चीज़ें देखनी है तो यू कैन डाउनलोड द पबेटपीडिया मैगजीन। ये एक प्रमोशनल चीज़ समझ सकते हो या कुछ भी। पबेटपीडिया ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करके पबेटपीडिया मैगजीन, जहाँ पर करंट अफेयर्स को लिंक किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स और थियरीज के साथ, उस मैगजीन को आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पर ज्वाइन करके ग्रुप को। इसके अलावा अगर सेकेंड ARC की समरीज और बाकी हाउ टू लिंक डिफरेंट थिंग्स विद द करंट विद द स्टैटिक पोर्शन, वो सारी चीज़ें आपको चैनल में प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी विद रेस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही ठीक ठाक सा चैनल है जो आप अभी देख रहे हैं। शुरू करते हैं, अब कोई और बकवास नहीं होगी। ओके, सो कंसेंसस नहीं है विद रेस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। थियरिस्ट्स हैव नॉट बीन यूनानिमस अबाउट द स्टेट का नेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। तो स्टेट जो है उसका कैसा नेचर है, कैसा स्ट्रक्चर है, यानी 3 टियर है, 2 टियर है, 1 टियर है, मल्टी डायमेंशनल है, ये कैसा है, स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं पता, प्रोसीजरल क्या प्रोसीजरल पर्सपेक्टिव या फंक्शनल पर्सपेक्टिव नहीं पता, एंड देन बिहेवियर। तो स्टेट की इन चीज़ों पर हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अलग अलग थियरीज हैं, यूनानिमस थियरी नहीं है। दो द टर्म स्टेट फाउंड एन इंक्लूजन इन द पॉलिटिकल वोकेबुलरी अराउंड द 16th सेंचुरी, लेकिन अगर स्टेट का जो अगर हिस्टोरिकल ऑरिजिन देखोगे तो आपको 16th सेंचुरी में यानी 1500 के आसपास आपको अलग अलग ईयर्स में वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? क्योंकि आपको पता है, अगर आपने एथिक्स अपनी पढ़ी हुई है या नहीं भी पढ़ी है, तो आपको पता है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थियरी वाले लोग थे, जैसे आपके जॉन लॉक हो गए, इसके अलावा और भी इस तरीके के जो अलग अलग थिंकर्स थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आइडियाज़ आ रहे थे थिंकर्स के, तो उन लोगों ने स्टेट वगैरह की यहाँ पे बात की थी। ठीक है, देयर हैव बीन ऑब्लिक रेफरेंस टू द वेरी आइडिया ऑफ द स्टेट ऑल थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन में अलग अलग जगहों पर स्टेट की बात होती रहेगी, चाहे वो कोडिफाइड लॉज हों या फिर नॉर्म्स हों या फिर आपका किनशिप हो, यानी जो राजा महाराजाओं की जो फैमिलीज होती थी, किनशिप होती थी, चीफडम्स हों, पॉलिटिकल सिस्टम हो, सोवरेन अथॉरिटी हो, या फिर डिवाइन मोनार्क हो। जो डिवाइन जो कहते थे दैट, जैसे महाराज अधिराज या फिर आपको गुप्ताज और मौर्याज, वो जो कहते थे ना, वो जो डिवाइन राइट्स या डिवाइन पावर की बात करते थे, जो राजा थे, जो अपनी लेजिटिमेसी क्रिएट करने के लिए करते थे। तो इवन वहाँ पे भी हमें स्टेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कौटिल्य के बारे में पढ़ोगे, स्टेट का कॉन्सेप्ट, स्टेट मशीनरी के लिए ही उन्होंने सप्तांग थियरी दी थी। ठीक है, तो इवन राइट फ्रॉम मौर्यन एम्पायर, तो आप कह सकते हो कि हर जगह नॉर्म्स में भी चीज़ें थी। नॉर्म्स का मतलब क्या है? नॉर्म्स होता है आपका बिलीफ सिस्टम जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्सेप्ट करते हैं। कोई उसका वेरीफाई
वेरिफिकेशन नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एक्सेप्ट करते हैं। जो जैसे प्रथाएं बनती हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन नॉर्म्स है। नॉर्म्स का मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि चलो यार ठीक है, मतलब एक प्रथा बन जाती है। तो स्टेट का कॉन्सेप्ट इन प्रथाओं में भी है। स्टेट का कॉन्सेप्ट ये जो राजा महाराजाओं की, आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सब राजा महाराजाओं से भरी पड़ी है, तो हर जगह आपको स्टेट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। पॉलिटिकल सिस्टम में, अब यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स। तो चीफडम्स, पॉलिटिकल सिस्टम, सोवरेन अथॉरिटी, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। These items have hinted at some of the other form of the governance which come to gradually defined as the state। ये जो आइटम्स हैं लाइक ये किनशिप और ये सारी चीज़ें जो अलग अलग टर्म्स हैं, तो ये टर्म्स जो हैं ये हिंट कर रहे हैं एक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को जिसको हम कह रहे हैं स्टेट। ठीक है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एक मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। ये जो सिस्टम चल रहा है उसको हम स्टेट बोल देते हैं। इस तरीके से इसको एक स्पेसिफिक कीवर्ड या डेफिनेशन नहीं है, ऐसा पूरा चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ द स्टेट हैज़ प्रिमाइज्ड Definition of the state has premised itself on the divine, ethical and legal notion in the course of its evolution। तो जो definition है वो इन चीज़ों पर डिपेंड है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी बड़ी definition नहीं लिखनी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे कि definition of the state जो है वो इन चीज़ों पर बेस्ड है। तो आप इसे डायग्राम, जब यूपीएससी में आंसर राइटिंग करोगे या आंसर लिखोगे अपने इग्नू में भी, मास्टर्स में भी, तो यू कैन यूज द डायग्राम। इसको चीज़ को बताने के लिए आप एक ट्रायंगल बना सकते हो जिसका बेस जो होगा वो होगा डिवाइनिटी, एथिकल और लीगल नोशंस। या ट्रायंगल की तीनों साइड पर लिख सकते हो कि डिवाइन, एथिकल और लीगल नोशंस से स्टेट को, इस स्टेट इन चीज़ों की प्रीमाइसेस पर डिफाइन होता है इन कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। ठीक है, तो कभी एथिकल पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया जाएगा स्टेट को, कभी कह सकते हो कि लीगल पर्सपेक्टिव होगा, या फिर आपका डिवाइन पर्सपेक्टिव होगा। आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा मैनी स्कॉलर्स फील दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, इसको इम्पॉसिबल है इसको थेराइज करना, जैसे फैमिली, कल्चर, लॉ, रिलीजन, इकोलॉजी विदाउट रेफरेंस टू द स्टेट। इन चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते अगर स्टेट को डिफाइन नहीं करोगे, क्योंकि स्टेट होती है, स्टेट से रिलेटेड ही फिर बाकी सारी चीज़ें यू कैन डिफाइन। ठीक है, स्टेट होती है, क्योंकि जैसे मान लो इंडिया एक ओवरऑल, इंडिया इज़ अ स्टेट है ना, नेशन स्टेट है इंडिया। उस टर्म में देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाली स्टेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नेशन स्टेट की बात अगर करोगे, इंडिया इज़ अ नेशन स्टेट, तो तभी ना आप डिफाइन कर पाओगे ना कि इंडिया में कल्चर कैसा है, डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिटी है कल्चर में। इंडिया में लॉ कैसा है, तो हमें पता है ऐसे लॉज हैं। इंडिया में रिलीजन कैसे हैं, तो हमें पता है ये वाले रिलीजन डोमिनेटेड हैं, ये फिर दूसरे नंबर पे। तो स्टेट जब तक डिफाइन नहीं करोगे, हाउ कैन यू डिफाइन द अदर थिंग्स। स्टेट की बाउंड्री नहीं डिफाइन करोगे, स्टेट का स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन करोगे, तो कैसे बताओगे कि क्या उसका एग्जैक्ट चीज़ है। ठीक है, तो स्टेट इम्पैक्ट्स ऑन द लाइफ्स ऑफ द इंडिविजुअल इन अ वे नो अदर इंस्टीट्यूशन कैन डू। किसी इंडिविजुअल की लाइफ में इतना ज़्यादा, अगर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में इंस्टीट्यूशन का इम्पोर्टेंस या इंस्टीट्यूशन का प्रभाव देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है वो स्टेट का होता है, बिकॉज स्टेट इज़ समथिंग जो आपको अलग अलग डायमेंशन से आपको लाइफ में मिलेगी। ठीक है, और इस यूनिट में उन्हीं डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हमने एनालाइज किया है, ऐसा कहा गया है। तो सिंपल हमने ये समझा कि स्टेट एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है और 16 सेंचुरी से इसकी बात चली आ रही है। ये डिफाइन होता है, ये प्रीमाइसेस पर बेस्ड होता है, एथिकल, डिवाइनिटी और आपका लीगल पर्सपेक्टिव या लीगल नोशंस पर, और इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमें पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन अगर कोई होती है जो किसी इंडिविजुअल की लाइफ पर इन्फ्लुएंस डालती है, तो वो स्टेट ही होती है। और स्टेट से ही हम किसी भी रीजन का या किसी भी जगह का रिलीजन, लॉ, कल्चर, बाकी सारी चीज़ें डिफाइन कर पाते हैं। अदरवाइज अगर स्टेट नहीं पता होगा तो ये चीज़ें भी हम समझ नहीं पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स दैट जो आपको पता होना चाहिए। और यूनिट जो है ये एग्जामाइन करेंगे, हम इसमें एग्जामाइन करेंगे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, जिसमें हम स्टेट को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है एज सच, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एनालाइज
एनालाइज इट फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो समझ रहे हो जरूरत क्यों पड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव की, बिकॉज हम एनालाइज नहीं कर पाए उसको, हम उसको डिफाइन नहीं कर पाए। तो इस वजह से इट विल हाईलाइट द कंटेम्पररी न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव आया हुआ है, क्योंकि न्यू लिबरल इज नथिंग बट ये जो न्यू लिबरलिज्म होता है ये आपका यही चीज़ है कि जो आपको देखने को मिलेगा एलपीजी वाला जो है उसी एरा को, उसी प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन एरा को, इसी को हम कहते हैं न्यू लिबरल। बेसिकली लिबरलिज्म जो होता है ना, लिबरल तो एक पहले तो सिंपल लिबरल था, ठीक है, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे एक लिबरल मतलब लिबर्टी वाला एक लिबरल होता है कि लिबर्टी मतलब फ्रीडम वाला लिबरल, तो एक फ्रीडम वाला वो लिबरल था। एक लिबरल होता है जो आपका लिबरलिज्म मतलब जो मतलब जिसके विचार ऐसे खुले विचार वाला जो आपको पढ़ने को मिलता है, जैसे लिबर्टी फ्रीडम वाला नहीं लेकिन लिबरल जो आइडियोलॉजी होती है, लाइक लिबरलिज्म एक होती है ऑर्थोडॉक्सी, एक होती है लिबरलिज्म, वो लिबरल होता है। एक तीसरा लिबरल होता है जिसे हम नियो लिबरल कहते हैं। नियो लिबरल क्या है, इसका मतलब कोई ऐसा नहीं कि लिबर्टी या फ्रीडम की बात कर रहे हैं कि लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी होना चाहिए प्रीएम्बल के कॉन्स्टिट्यूशन, वो लिबरल अलग है। और लिबरल जो आइडियोलॉजी होती है वो उसी लिबर्टी से लिबरल बना, लिबरल आइडियोलॉजी वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग लिबरल आइडियोलॉजी वाले नहीं होते। मतलब आपने सुना होगा कि ये काफ़ी मतलब आपने सुना होगा कि मेट्रो सिटीज़ के लोग काफ़ी लिबरल होते हैं। सो इट बेसिकली मीन्स कि वो लोग जो ऑर्थोडॉक्सिकल व्यू है, मतलब जैसे जो परंपरा वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आपको हर परंपरा का अपोजिशन करना है, नहीं, लेकिन साइंटिफिक या रेशनल तरीके से कि अगर कोई इरेशनल चीज़ है तो दोज पीपल विल इग्नोर इट, दे विल क्वेश्चन इट, सो उसको बोलते हैं कि ये लिबरल है। ठीक है, लिबरल का मतलब ये भी नहीं होता कि हरदम ऑर्थोडॉक्सी वाली गलत मतलब चीज़ों को गलत बोलते रहो, नहीं, अगर रेशनल नहीं है वो चीज़ तो गलत बोलो, अगर वो चीज़ सही है तो सच पीपल वो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज द सेकेंड लिबरल जो आइडियोलॉजिकल होता है। और तीसरा लिबरल होता है नियो लिबरल। नियो लिबरल यहाँ पर नियो लिबरल का मतलब होता है जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वाली बात है, यानी एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जो हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, तो उस वाली आइडियोलॉजी को कहते हैं न्यू लिबरल। आई होप यू आर गेटिंग। और ये बैकड्रॉप ऑफ ग्लोबलाइजेशन से लिंक्ड है, जो मैंने अभी बता ही दिया, उसका मतलब ही वहीं से है, ठीक है। और अपॉन लिबरल मार्क्सिस्ट एंड अदर पर्टिनेंट व्यूज, तो अलग लिबरल न्यू लिबरल के अलावा कुछ और भी व्यूज हैं। एक लिबरल व्यू है, एक मार्क्सिस्ट व्यू है, ठीक है। मार्क्सिस्ट वाला कम्युनिस्टिक व्यू होता है और ये न्यू लिबरल वाला कैपिटलिस्टिक होता है, और लिबरल वाला अलग व्यू होता है। तो ये 3 डिफरेंट व्यू हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे इसी पर्टिकुलर यूनिट में। आई होप यू आर गेटिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हम इन थियोरेटिकल बैकग्राउंड में जा रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स वेयर द डिस्कशन विल सेंटर अराउंड द रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपके दिमाग में हो सकता है इसको पढ़ते हुए कि हमने ऑप्शनल नहीं सॉरी सिलेबस में तो नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्टेट को क्यों डिफाइन करना पड़ रहा है। देखो स्टेट जो होती है ना, वो हमने अभी देखा था कि स्टेट इज एट द कोर। अगर आपको इवन फैमिली डिफाइन करना है, आपको और भी चीज़ें डिफाइन करनी है, अभी हमने देखा था रिलीजन कल्चर किसी भी जगह का, तो स्टेट डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट का इन्फ्लुएंस होता है। तो स्टेट जो है वो सेंटर में है पूरे सिनेरियो के, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज रियली डिफिकल्ट, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द स्टेट के स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सेंटर है अराउंड द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केट, सिविल सोसाइटी और अदर नॉन स्टेट एक्टर्स, और अदर जो इन्हीं से रिलेटेड हर चीज़ से स्टेट लिंक्ड है। एंड दैट्स वाई स्टेट का डेफिनेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिविल सोसाइटी अगर इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, अभी मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ये आगे इसी कोर्स में हम कवर करेंगे, लेकिन सिविल सोसाइटी की अगर डेफिनेशन देखोगे तो वो यही होती है कि एक अम्ब्रेला ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट के अलावा हैं, ठीक है। तो ये जेफरसन की एक डेफिनेशन है सिविल सोसाइटी क्या होता है, व्हाट इज सिविल सोसाइटी, तो उन्होंने यही बोला है कि इट इज़ द अम्ब्रेला ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं
एक्सेप्ट स्टेट, स्टेट के अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन स्टेट एक्टर्स, उन्हीं को हम सिविल सोसाइटी बोलते हैं। तो सिविल सोसाइटी कोई वीमेन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई SC ST ऑर्गेनाइजेशन, बैकवर्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन, कोई फार्मर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई आपकी NGOs भी हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट नहीं है वो सब सिविल सोसाइटी है। ऐसे आपको समझ में आएगा कि स्टेट डिफाइन करना इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपको और चीजें समझ नहीं आएंगी। ऐसे ही मार्केट, तो मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं, मार्केट फोर्सेस आती हैं तो स्टेट फोर्सेस क्या करती है, अगर मार्केट फोर्सेस किसी कंट्री में एंटर होती हैं तो अपने आप यू विल गेट टू नो कि कॉन्सेप्ट होता है स्टेट मिनिमलिज्म का। स्टेट मिनिमलिज्म का क्या मतलब है कि स्टेट अपने आप को छोटा कर लेगी, ठीक है। इसी में एंड्रयू गैबलर का एक कॉन्सेप्ट है, एक उन्होंने वर्ड बोला है इसी चीज को समझाने के लिए कि स्ट्रॉन्ग बट एफिशिएंट स्टेट, स्ट्रॉन्ग, स्मॉल एंड एफिशिएंट। स्मॉल स्टेट हो जाएगा, स्टेट छोटा हो जाएगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, एफिशिएंट रहेगा, तभी मार्केट को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स वाई स्टेट को डिफाइन करना इज इम्पॉर्टेंट। आई होप जो भी बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसके अलावा डिफाइनिंग द स्टेट, डिफाइनिंग द स्टेट, तो स्टेट को डिफाइन करते हैं एक एक करके, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेट को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, स्टेट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द प्रॉब्लमेटिक इंस्टीट्यूशन। अभी हमने देखा था कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन थी, अब हम कह रहे हैं कि इसको एक प्रॉब्लमेटिक इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। द थियरीज are unable to decide when state first arose or what states actually are। तो theories जो हैं वो डिसाइड नहीं कर पाई हैं कि स्टेट कैसे शुरुआत हुई, कैसे पहली बार ये अस्तित्व में आई, और कैसे ये क्या एक्चुअली है स्टेट, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग एंड checked journey from tribal communities, city communities, state communities, city, ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी सिटी, स्टेट ऑफ ग्रीस एंड रोम फ्यूडल सोसाइटी। तो ऐसे आप देख रहे हैं जिसको एब्सोल्यूटिस्ट सोवरेन स्टेट टू फासिस्ट स्टेट, कम्युनिस्टिक स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट, ठीक है। तो स्टेट जो है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव टू ड्रॉप दिस कीवर्ड जब आप कोई आंसर लिख रहे हो कि कैसे स्टेट जो है वो इवॉल्व हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है, ये 2020 में ये क्वेश्चन जो है मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आया था, और इस साल असाइनमेंट में भी शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट को आपको बताना है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्टेट को बताना है। तो यू हैव टू यूज दिस थिंग कि राइट फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज से लेके सिटी कम्युनिटीज तक हम आ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके असम तक, अरुणाचल तक, तो ऐसे ये है कि फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज टू सिटी कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये चीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटी से लेके सिटी कम्युनिटी तक, और फ्रॉम स्टेट ऑफ ग्रीस एंड रोम फ्यूडल सोसाइटी, यहाँ से वहाँ तक, प्लस एब्सोल्यूट सोवरेन सोसाइटी टू फासिस्ट स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट। पहले एब्सोल्यूट सोवरेन सोसाइटी थी, और एब्सोल्यूट सोवरेन का मतलब जहाँ पे एक कोई राजा वगैरह होते थे, लेकिन उसके बाद फासिस्ट स्टेट बनी, जैसे जर्मनी, जहाँ पे फासिज्म, नाजिज्म, ये सब चीज़ें आई, जैसे आपको और भी इटली वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिस्ट स्टेट जो आपकी कम्युनिस्ट होती हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली, एंड देन वेलफेयर स्टेट। तो स्टेट जो है आप देख रहे हो, स्टेट के पीछे सब एडजेक्टिव लगाते जा रहे हैं, ये फासिस्ट स्टेट है, ये नाजिज्म वाली स्टेट है, ये कम्युनिस्ट स्टेट है, ये वेलफेयर स्टेट है, ये कैपिटलिस्ट स्टेट है, ये एब्सोल्यूट स्टेट है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज स्टेट है, ये सिविल, ये मॉडर्न सोसाइटी स्टेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ। और किसी ने डिफाइन करा स्टेट को इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी, हमने भी देखा था ना, मैंने बताया था एक ट्रायंगल बनाओ, 3 प्रीमाइसेस हैं उसके, एथिकल प्रीमाइसेस है, डिवाइन प्रीमाइसेस है, और आपका एक और प्रीमाइसेस था लीगल प्रीमाइसेस। तो वही चीज़ अब यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है दैट कोई सिंपली मोरालिटी के बेसिस पे डिफाइन कर देता है, और कोई डिफाइन कर देता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कोई कहता है कि स्टेट एक मोरालिटी, एक मोरल पर्सपेक्टिव, मोरल प्रीमाइस या एथिकल और डिवाइन प्रीमाइस से हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। कुछ एक्सप्लॉयटेशन, जैसे मार्क्सिस्ट थे, तो वो मार्क्सिस्ट जो है वो मतलब एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होता है स्टेट के अंदर बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। तो ऐसे उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन कि स्टेट इज द
टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऐसा भी डिफाइन करते हैं कोई कोई कि स्टेट जो है वो टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, ऐसा भी कोई कोई बोल देता है, ठीक है। सो सम रिगार्ड इन सिंपली एज एन एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, कोई सिंपली उसको एज अ एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी बोलता है, कोई उसको सिर्फ गवर्नमेंट बोल देता है कि स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही स्टेट है। लेकिन अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखोगे तो कोई सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखेगा बोल देगा, या कोई जैसे नेशन स्टेट जब हम बोलते हैं कि इंडिया इज अ स्टेट, नेशन स्टेट, तो हम एक सोसाइटी के ध्यान से बोल रहे हैं कि इंडिया एक स्टेट है, पाकिस्तान एक स्टेट है, ठीक है, चाइना एक स्टेट है, एक नेशन स्टेट है, तो हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी बोल देते हैं। और कोई सिंपली उसको गवर्नमेंट ही बोल देता है कि स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब है भारत सरकार, राज्य सरकार, यही स्टेट है, कोई ये भी बोल देता है। कोई उसको ऐसे भी बोल देगा कि नहीं, स्टेट का मतलब 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो वो अलग एंगल हो गया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कुछ एडजेक्टिव वाली चीजें हैं, एब्सोल्यूट, ये जो हमने अभी देखा था, कुछ चीजें गवर्नमेंट से कुछ लोग लिंक कर देते हैं, कुछ लोग एक सोसाइटी का एस्पेक्ट मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये वेलफेयरिस्टिक है, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो हर तरीके की चीजें हैं, अनुलोम विलोम चल रहा है, नहीं सॉरी अनुलोम विलोम नहीं, विलोम शब्द चल रहे हैं, पर विलोम शब्द मतलब वो एंटोनिम्स चल रहे हैं, ठीक है। सो है तो सिनोनिम्स, लेकिन एक उसको डिफाइन करते टाइम हम एंटोनिम्स की तरह उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेट has even been viewed as the unique and separate association which stands apart from the social institution, ठीक है। तो इसको ऐसे भी माना जाता है कि सेपरेट एसोसिएशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन से अलग है, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन तो सिविल सोसाइटीज होती हैं, ऐसा हम मान के यहाँ पे चल रहे हैं। जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उनसे अलग है, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशन जो पुराने ज़माने में सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होती थी, अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशन थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या सोशल इंस्टीट्यूशन था, आपको वो जो ये जो 4 वर्ण वाला जो सिस्टम, तो दैट वाज द सोशल इंस्टीट्यूशन। उससे अलग जो था उसे स्टेट बोलते थे, है ना, इजंट इट। सो ये चीज़ है। इसके अलावा देयर आर ऑल्सो मेटाफिजिकल एंड क्वाजी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट। कुछ मेटाफिजिकल इंटरप्रिटेशन भी हैं, कुछ क्वाजी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी हैं, ठीक है। मेटाफिजिकल का मतलब है यहाँ पे है कि अलग अलग मेटाफिजिकल यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करते हुए, कुछ क्वाजी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट, है ना। तो ये भी एक है। रिलीजियस स्टेट्स भी यहाँ पे हम देख के उसके हिसाब से भी देखते हैं। सम पॉइंट टुवर्ड्स लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट वाइल सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ पावर इट एंजॉयज। कुछ लोग कुछ बात करते हैं लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट की, कि ये वाली जो स्टेट है लेजिटिमेसी यानी उसके पीछे क्या पावर है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, डिवाइन पावर का यूज़ करके लोग कहते थे कि स्टेट की लेजिटिमेसी यहाँ से आ रही है। कोई लेजिटिमेसी, जैसे अगर आप बेबर के बारे में पढ़े हो तो बेबर ने ये चीज़ों की बात की है कि ट्रेडिशनल होता है, कुछ होता है चेरिज्मेटिक, तो उनके पास ऐसी स्टेट के अंदर चेरिज्मा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो दिस इज देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं पर लीगल पर्सपेक्टिव होगा तो उस चीज़ की वजह से स्टेट जो है वो अपनी लेजिटिमेसी लेकर आएगी। तो अलग अलग लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट जो है वो होती है। कुछ बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ द पावर इट एंजॉयज के, क्या कैरेक्टर ऑफ पावर है। कैरेक्टर ऑफ द पावर मतलब डेमोक्रेटिक पावर है या डिक्टेटोरियल पावर है, इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। देखो मल्टीपल उसके एंगल हो सकते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है इस चीज को। इसके अलावा येट वी मस्ट डिफाइन द स्टेट इन ऑर्डर टू ग्रैपल विद द सो कॉल्ड प्रॉब्लमेटिक क्यू, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो हमने शुरुआत की थी कि स्टेट इज द प्रॉब्लमेटिक इंस्टीट्यूशन, तो इसी प्रॉब्लमेटिक क्यू जो जैसे एंटीक होता है, ऐसी प्रॉब्लमेटिक जो आइडिया है, प्रॉब्लमेटिक, इस प्रॉब्लमेटिकनेस को अगर आपको हटाना है तो यू हैव टू डिफाइन। एंड इफ पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, देन द स्टेट बिकम्स द एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर the same. In simplistic term, the state could be defined in terms of the most basic features of territorial population, government and sovereignty. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि इफ़ यहाँ पे सिंपल टर्म्स में स्टेट जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं जो फीचर्स हैं लाइक टेरिटोरियल, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवेरेनिटी। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो
TPGS है ना, TPGS आप इसको याद रख सकते हो, TPGS या चाहे PTGS कर लो, कुछ भी कर लो, PTGS कर लो, PT उषा की जगह PTGS। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हो, टेरिटोरियल, पॉपुलेशन, और यहाँ पे जी फॉर आपका है ये आपका गवर्नमेंट एंड सोवेनिटी, इन पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर सकते हो। अगर पॉलिटिक्स है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, किसे क्या मिल रहा है, कब मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, देन स्टेट प्रोवाइड्स फॉर द एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर द सेम। तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो स्टेट प्रोवाइड करती है, ठीक है, यानी कब मिल रहा है तो स्टेट जो है वो बताएगी, मतलब एग्जीक्यूटिव एजेंसी की तरह उसमें वर्क करेगी। तो इस तरीके से डेफिनेशन है, आप सिंपली याद रखोगे स्टेट जो है वो डील करता है आपका टेरिटोरियल, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवेनिटी के फीचर्स जो होते हैं, बेसिक फीचर्स होते हैं स्टेट के इन कैरेक्टरिस्टिक में। इसके अलावा फॉर अ बेटर कॉम्प्रिहेंशन ऑल दीज एलिमेंट्स नीड टू बी एनालाइज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम आगे जाकर अभी देखेंगे भी। ये जो चीज़ें हैं यानी जो टेरिटोरियल जो फीचर है, बेसिक फीचर मैंने बताया ना, इन चीज़ों का यूज़ जब आंसर राइटिंग में करोगे, जैसे ग्लोबलाइजेशन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो जब उसको एनालाइज कर रहे हो कि स्टेट पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तब अगर आपको स्टेट की एग्जैक्ट नॉलेज है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि स्टेट हैज़ द बेसिक फीचर्स ऑफ TPGS, PTGS, पॉपुलेशन, टेरिटोरियल, ठीक है, ये वही चीज हो गई जैसे कौटिल्य ने बोला था। कौटिल्य की सप्तांग थियरी में यही तो है कि पॉपुलेशन मतलब जनपद, और जो राजा है वो मतलब आपका वहाँ पे एक मशीनरी है, तो वहाँ पे किंग, ठीक है, राजा, और फिर अमत्या, और फिर जो लोग हैं वो पॉपुलेशन यानी जनपद। ऐसे यहाँ पे राजा यानी ऊपर से अगर देखोगे तो एक गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पे टेरिटरी है, एरिया है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन है यानी जनपद, लोग हैं वहाँ पे, मतलब समझ रहे हो, एंड देन द सोवेनिटी। इन्हीं चीज़ों को एनालाइज करते हुए आप ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अगर स्टेट पे बताना है तो इन पर इम्पैक्ट बता दो कि सोवेनिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, कि हाँ भाई सोवेनिटी जो है वो थोड़ी सी अफेक्ट तो हुई है, क्योंकि अब हम डिसीजंस खुलेआम नहीं ले सकते। अब हमें ईरान से अगर डील साइन करनी थी तो हम नहीं कर पाए क्योंकि यूएसए नाराज हो रहा था, ठीक है। रशिया से हमें S-400 मंगवाना था लेकिन नहीं मंगा पाए क्योंकि यूएसए नाराज हो रहा था। हम कोई लॉ पास नहीं करना चाहते, फिर भी हम पर दबाव होता है दैट वी शुड डू दैट थिंग। तो सोवेनिटी या जो सोवरेन पावर है, जो फ्रीडम ऑफ डूइंग द थिंग्स है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रेस्ट्रिक्ट हुई है। ये चीजें पॉलिटी में भी आपने पढ़ी होंगी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसे ही जो टेरिटरी है, पहले हमने देखा था कि टेरिटोरियल जो है वो एक आइसोलेशन होता था, प्रोटेक्शनलिज्म होता था, लेकिन आज प्रोटेक्शनलिज्म नहीं है। चीजें ग्लोबल वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, MNCs की बात है, तो आप इसको थिंकर्स वगैरह के यूज करके आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ टेरिटोरियल पर्सपेक्टिव में भी चीजें जो है स्टेट पर इम्पैक्ट पड़ा है। और स्टेट का रोल एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिक फीचर पॉपुलेशन, तो आप कह सकते हो कि हाँ पॉपुलेशन में भी देयर इज अ कल्चरल एक्सचेंज, देयर इज अ पीपल टू पीपल कोलैबोरेशन, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, ओके। तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बहुत सारी योजनाएं भी हैं, डायोस्पोरा का कॉन्सेप्ट भी चलता रहता है, इवन कोविड-19 भी इसी वजह से फैल गया क्योंकि इतना ज़्यादा पीपल टू पीपल कॉन्सेप्ट वो है, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन और वगैरह वगैरह, ठीक है। और लास्ट में गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का तो पता ही है कि बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का स्टेट पर रोल बताना है तो इन 4 कीवर्ड्स को एनालाइज करके आप चीज़ों को बता सकते हो। इस वजह से डेफिनेशन होना पता इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा और भी है, ऐसा थोड़ी ना, एक डेफिनेशन तो ये हो गई, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ ली कि इसमें क्या होता है PTGS। अब PTGS याद कर लो। नाउ बात करते हैं और डेफिनेशन की। स्टेट को और भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप विच डिफाइंस द टेरिटरी एंड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, रेगुलेट्स द इंटरनल अफेयर्स, कंडक्ट रिलेशनशिप विद द अदर स्टेट एंड प्रोवाइड इट विद द आइडेंटिटी एंड कोहेसन। यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था ना, अभी कंपोनेंट सिर्फ पढ़ लिए थे, PTGS, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवेनिटी। अब उन्हीं चीज़ों को लिंक कर दिया कि पॉपुलेशन का गवर्नमेंट के साथ रिलेशन है ना, फिर गवर्नमेंट कर रही है पॉपुलेशन को रेगुलेट बाय यूजिंग द लॉज एंड रूल्स एक्सेट्रा। तो एक उनके बीच में रिलेशन वगैरह बना के हमने और एक डेफिनेशन दे दी। मतलब पहले हमने सिंपल बोला कि एक घर में 4 लोग हैं, फिर हमने उन चारों लोगों से लिंक विंक करके कि वो उनके पिताजी हैं, वो उनकी माताजी हैं, वो उनका भाई है, वो उनकी बहन है, ऐसे करके चारों में लिंक कर दिया। वही डेफिनेशन स्टेट की हम अलग से एक दे सकते हैं, दैट सिस्टम ऑफ रिलेशन है, एक रिलेशनशिप है, यानी आप सिस्टम अप्रोच भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। जब आप पढ़ते हो ना FW रिक्स के
के बारे में, तो आई होप आपको रिक्स के बारे में पता है। तो रिक्स के बारे में जब पढ़ते हो या सिस्टम अप्रोच जब पढ़ते हो कि बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, तो वहाँ पे भी आप स्टेट की बात करते हुए ऐसे ही एनालाइज करते हो। तो वही चीज़ है कि सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है जो प्रोवाइड कर डिफाइन करता है टेरिटरी को और मेंबर ऑफ द कम्युनिटी को, फिर रेगुलेट करता है उनके इंटरनल अफेयर को, और रिलेशन जो है अलग अलग स्टेट्स के साथ उनको भी देखता है, क्योंकि हमने देखा था ना गवर्नमेंट, मैंने अभी एग्जाम्पल भी दिया था, प्रोवाइडेड विद द आइडेंटिटी ऑफ द कोहेशन। कोहेशन की एक आइडेंटिटी भी होती है कि इंडिया एक नेशन स्टेट है, तो इंडिया वी हैव दिस फीलिंग ऑफ इंडियंस, है ना, इंडियंस वाली हमारे अंदर फीलिंग है। सो कोहेशन की स्टेट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक भी होती है, ठीक है। सो दिस इज देयर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस विच आर एक्सट्रीमली वेरीड एंड कॉम्प्लेक्स। अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग प्रोसेस हैं। इसके अलावा प्रिसाइडिंग ओवर डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ द कम्युनिटी विच डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट सोशल गुड्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रिंसिपल। तो ये डेफिनेशन प्रिंसिपल जॉर्डन 1985 में ये चीज़ बोली। ऑन द अदर एंड स्टेट में ऑल्सो बी व्यूड फ्रॉम द मैक्रोस्कोपिकली, हम इसको देख सकते हैं एज अ कन्फिगुरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्शन दैट इन्फ्लुएंस द मीनिंग एंड मेथड ऑफ पॉलिसी फॉर ऑल द ग्रुप्स एंड क्लासेस इन द सोसाइटी। तो हम इसको एज अ मैक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं, मोर मैक्रोस्कोपिकली, यानी बड़े लेवल पे, अगर ब्रॉड लेवल पे हम देखना चाहें तो हम इसको देख सकते हैं एज अ कन्फिग्यूरेशन। तो आप ये याद रखिएगा कि स्टेट को एज अ कन्फिगुरेशन भी देख सकते हैं, कन्फिगुरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्शन जो इन्फ्लुएंस करते हैं मीनिंग एंड मेथड ऑफ पॉलिसीज फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, ऑल ग्रुप ऑफ द क्लास ऑफ द सोसाइटी। यानी सोसाइटी और क्लास, इन सब लोगों के लिए जो पॉलिसी बनाई गई हैं, उन पॉलिसी के मीनिंग और मेथड पर जो ऑर्गेनाइजेशन और एक्शन का जो यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, उसी को हम बोल रहे हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, और अगर सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल पर किसी इंस्टीट्यूशन का इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस पड़ता है, उसे हम कहते हैं स्टेट। उसी चीज़ को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एक कन्फिगुरेशन है ऑर्गेनाइजेशन और एक्शन का। यानी स्टेट एक एक्शन भी है, क्योंकि एक्शन लेती है स्टेट जो है एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। और स्टेट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। तो ये जो है ये इन्फ्लुएंस करती है मीनिंग एंड मेथड ऑफ पॉलिसी। जो पॉलिसी बनाई गई है किसी इंडिविजुअल और किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या ओवरऑल वेलफेयर के लिए, तो उसको इम्पैक्ट करती है यही स्टेट, ठीक है। इसी वजह से पब्लिक पॉलिसी को भी ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि पब्लिक पॉलिसी इज नथिंग बट द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ये पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन है। इसको अलग से सेकेंड ईयर में पब्लिक पॉलिसी का इसमें चैप्टर एक पूरा अलग से क्या है, एक कह सकते हो सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी, तब हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी से मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक पॉलिसी में ये चीज़ आती है कि अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ द वैल्यूज, यानी जो स्टेट है वो डिफाइन करती है कि पॉलिसी क्या होगी। वो इसी वजह से कहा गया क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ है कि स्टेट जो है वो कन्फिगुरेशन है ऑर्गेनाइजेशन एंड वैल्यूज़ का या ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्शन का, जो इन्फ्लुएंस करेगा मीनिंग एंड मेथड ऑफ पॉलिसीज को, जो पॉलिसी बनाई गई हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। और द state to the state is prescient, omnipotent and even arbitrary as in the perspective the society is seen as non-resistant, inactive and submissive। तो ये इनकी नेचर है। ये नेचर की बात कह सकते हो कि स्टेट जो है स्टेट टू स्टेटिस्ट्स, the state to the statist is prescient, omnipotent and even arbitrary as in the perspective the society is seen as the non-resistant, inactive और ये submissive। तो आप यहाँ से देख सकते हो इनकी नेचर की बात हो रही है कि स्टेट ऐसी होती है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि स्टेट ही तो इन्फ्लुएंस कर रही है, स्टेट ही तो डिसाइड कर रही है कि क्या पॉलिसी बनेगी, स्टेट ही तो उसकी मीनिंग और मेथड को इन्फ्लुएंस कर रही है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो यहाँ पे ओमनीपोटेंट है, स्टेट बहुत पावरफुल है, इवन स्टेट आर्बिट्ररी भी हो सकती है। हम एक जनरल वे में कह रहे हैं, अदरवाइज तो रूल ऑफ लॉ वगैरह होता है, लेकिन स्टेट आर्बिट्ररी भी हो सकती है क्योंकि हम जनरल स्टेट कह रहे हैं, क्योंकि स्टेट तो इस्लामिक स्टेट भी हो सकती है, स्टेट तो कैसी भी हो सकती है, हम डेमोक्रेसी की तो बात कर नहीं रहे। सो दैट्स वाई हम कह रहे हैं स्टेट जो है वो स्ट्रांग होती है, वो स्टेट जो है वो इवन आर्बिट्ररी भी हो सकती है, और जो सिटीजन होते हैं वो नॉन रेसिस्टेंट होते हैं, इनएक्टिव होते हैं और पैसिव होते हैं, यानी सबमिसिव होते हैं, ऐसा एक थिंकर ने बोला है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इसके अलावा among the many questions which provoked a debate on the state, Evers Bob Jessup 1990
आर इज द स्टेट इटसेल्फ, अलग अलग जो डिबेट के क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे इज द स्टेट इटसेल्फ बेस्ट डिफाइंड बाय इट्स लीगल फॉर्म, its cohesive capacity, its institutional composition and boundary, its internal operation and modes of calculation, its declared aims, जो उसके aims हैं, जो उसके function हैं, जो उसके broader society of its sovereign place in international system। तो क्या state जो है वो खुद इज द स्टेट इटसेल्फ बेस्ट डिफाइंड बाय इट्स लीगल फॉर्म, क्या ऐसे उसको डिफाइन किया जा सकता है? इज इट थिंग अ सब्जेक्ट, अ सोशल रिलेशन और सिंपली अ कंस्ट्रक्ट विच हेल्प्स इन orientate the political action? Is statelessness a variable, and if no, what are the central dimension? अगर statelessness एक variable है, अगर है तो उसके क्या dimension है, central dimension? What is the relationship between state and civil society? मैंने अभी बताया भी था। और public and private, state power and micro power relation, इन सब में क्या relations हैं? इसके अलावा यहाँ पे और क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं, कैन द स्टेट बी डिफाइंड ऑन इट्स ओन? क्या स्टेट अपने आप डिफाइन हो सकती है? शुड इट बी स्टडीड एज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, और उसको अंडरस्टैंड किया जाना चाहिए विद सोर्सेज, व्हाट आर इट्स सोर्सेज एंड लिमिट्स, ठीक है, उसके क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से स्टेट का डेफिनेशन है, ऑरिजिन है, और कैसे उसकी लिमिट है। इसके अलावा जैसब ने ये फील्स दैट एनी जनरल डेफिनेशन ऑफ द स्टेट वुड नीड टू रेफर टू द स्टेट डिस्कोर्स एज वेल एज द स्टेट इंस्टीट्यूशन। स्टेट का जो डिस्कोर्स है उसको अगर किसी डेफिनेशन में बात करनी है तो उसका डिस्कोर्स और उसका इंस्टीट्यूशन वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। नॉट ऑल फॉर्म ऑफ द मैक्रो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टर्म्ड एज द स्टेट। सारे मैक्रो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टेट नहीं कह सकते। लाइक नॉर कैन द स्टेट सिंपली बी इक्वेटेड विद द गवर्नमेंट। ना ही हम सिंपली उसे गवर्नमेंट कह सकते हैं, ना लॉ कह सकते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, ना आप कोएर्सिव एपरेटस कह सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। आपको पूरे यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे जो भी कोर्स, जो स्टेट के डिस्कोर्स हैं और स्टेट के इंस्टीट्यूशन हैं। सिंपली आप ऐसे नहीं कह सकते। सो एक मतलब ये इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं स्टेट की डेफिनेशन, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये किसने बोला था ये सारा कॉन्सेप्ट? ये जो था ये आपका बात थी बॉब जेसॉप की। सो यू कैन जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग कि ये बॉब जेसॉप की डेफिनेशन है या उनका आइडिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा यहाँ पे एक और थिंकर आएंगे, नीरा चैंडहॉक, ठीक है, नीरा चैंडहॉक। तो इन्होंने बोला कि स्टेट इंडीड इज अ कंटेंशियस कॉन्सेप्ट। हम बार बार कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स है, कंटेंशियस है, प्रॉब्लमेटिक है। तो वो स्टेट जो है ये कंटेंशियस कॉन्सेप्ट इन द पॉलिटिकल थियरी, ऐसा बोला है नीरा चैंडहॉक ने। एज एनी इंक्वायरी इनटू द स्टेट इज वैल्यू लेडन। अगर कोई भी इंक्वायरी करोगे स्टेट में तो वैल्यू लेडन होगी, क्योंकि वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रेलिवेंस वैल्यू, एक्यूटी, चेंज, वैल्यूज की बात होती है। तो स्टेट की एक वैल्यू सिस्टम है, स्टेट का वैल्यू सिस्टम है जो बात करता है अथॉरिटी की, जो बात करता है डिसिप्लिन की। तो ऐसे एक वैल्यू सिस्टम है स्टेट का, तो वैल्यू लेडन होगी। और पॉलिटिकल थियरिस्ट्स हैव बीन प्री ऑक्यूपाइड विद कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ स्टेट। पॉलिटिकल थियरिस्ट जो हैं वो पहले से प्री ऑक्यूपाई थे कि कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं स्टेट को, विच कुड बी कैपेबल ऑफ रियलाइजिंग द कंडीशन फेवरेबल टू ह्यूमन बींग्स, बट नो डेफिनेशन एवर हैज बीन एबल टू कैप्चर द स्टेट इन इट्स एंटायरिटी। कोशिश तो बहुत करी पॉलिटिकल थियरिस्ट ने, लेकिन कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है जिसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया हो कि स्टेट क्या होता है। इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, डिफिकल्ट है, ऐसा बोला जा रहा है। इसके अलावा डेविड ईस्टन, अब यहाँ पे दूसरे थिंकर हैं, ये मैं सर्कल करता जा रहा हूँ। ऊपर हमने ये किसको पढ़ा था? जेसॉप को पढ़ा था, ठीक। तो डेविड ईस्टन जो थे उन्होंने बताया कि फ्यूटिलिटी है ऑफ द कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द स्टेट, फ्यूटिलिटी है ऑफ कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द स्टेट एज इन हिज व्यू, उनके व्यूज के हिसाब से, इट जस्ट लीड्स टू नीडलेस डिबेट। फालतू की, बिना मतलब की, बिना किसी ऐसी, बिना जरूरत की ऐसी डिबेट में हम फंस जाएंगे। एक कॉन्सेप्चुअल मोरास क्रिएट हो जाएगा, एंड ए काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल मोरास। तो अगर डिफाइन करने जाओगे ना स्टेट को तो एक कॉन्सेप्चुअल मोरास जो है वो क्रिएट होगा और एक नीडलेस डिबेट में फंस जाओगे। ऐसा किसने बोला? डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन कहाँ पढ़ोगे? पब्लिक पॉलिसी में इनके मॉडल्स पढ़ने को मिलेंगे। एज ऑफ नाउ बस नाम याद रखो। इनफैक्ट ईस्टन ने ये भी बोला, क्लेम दैट साइंटिफिक पॉलिटिकल थियरी रिक्वायर्स क्लैरिटी एंड देयरफॉर
जो साइंटिफिक पॉलिटिकल थियोरी होती है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड therefore it is better to abstain from the using the term state altogether। ठीक है, तो इसको साइंटिफिक अगर पॉलिटिकल थियोरी बनानी है तो आपको क्लैरिटी चाहिए, और इस वजह से यही अच्छा होगा कि स्टेट जो है, क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही ना, तो अवॉइड करो, एब्सटेन करो, इसको इस चक्कर में मत पढ़ो। तो ये डेविड ह्यूस्टन ने आके ये बोला कि सब मोह माया है, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उसे छोड़ दो, ज़्यादा दिमाग उसमें खर्च मत करो। ठीक है, टाइम आगे बढ़ो, ठीक, ऐसे मूव ऑन करो इससे, है ना। सो एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग द स्टेट ऑल टुगेदर। इसके अलावा 1981 में हाउएवर ही डिड चेंज हिज स्टैंस। पहले उन्होंने बोला कि इसको बिल्कुल इनकॉर्पोरेट मत करो, इसमें पढ़ो, इसमें कोशिश करोगे, इसको डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो नीडलेस डिबेट में फंस जाओगे और एक कॉन्सेप्चुअल मोरास जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने पहले बोला था। लेकिन 1981 में उन्होंने अपना स्टैंस बदला, यानी किसने, डेविड ह्यूस्टन ने, और एंड कमेंटेड, ऐसा कहा कि दैट मैनी ऑफ आवर थॉट्स दैट हैड बीन पॉलिश्ड ऑफ अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी अगो हैव नाउ राइजन फ्रॉम द ग्रेव टू हॉन्ट अस वंस अगेन। ऐसा बाद में यहाँ पे चेंज हुआ। इसके अलावा एक और थिंकर, हम अभी बार बार थिंकर पढ़ रहे हैं, पहले हमने डेविड ह्यूस्टन देखे, उसके पहले हमने और थिंकर्स देखे थे, अब एक और है निकोस पोलांजास। ठीक है, इन्होंने डिफाइन किया था स्टेट को एज अ इनडेसिफरेबल मिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक जैसे हम पढ़ते हैं ना डिसाइफरेबल, तो इनडिसाइफरेबल मिस्ट्री बोला इन्होंने। ठीक है, स्टेट को इनडिसाइफरेबल मिस्ट्री, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो आज तक डिसाइफर नहीं हुई है, इनडिसाइफर्ड है, तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि स्टेट जो है इट इज़ अ इनडिसाइफरेबल मिस्ट्री। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट तो नहीं है इनडिसाइफरेबल, क्योंकि स्टेट तो हम स्टेट के लिए, हम तो स्टेट की स्क्रिप्ट की तो बात नहीं कर रहे, तो यहाँ इनडिसाइफरेबल मिस्ट्री बोला जा रहा है। ठीक है, और जॉन हॉफमैन ने बोला मेंटेन्स दैट ऑल्दो ये जो पोलांजास हैं, पोलांजास argues that the state seeks to maintain the cohesion of the class divide society, he does not tell us what the state actually is। तो उन्होंने बोला कि स्टेट जो है वो कोशिश करती है कोहेसन बनाने की सोसाइटी में, एक इनडिसाइफरेबल मिस्ट्री है, ऐसा पोलांजास ने बोला है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि स्टेट एक्चुअली क्या है। और हमने ऊपर देखा कि स्टेट जो है एक्चुअली क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या करना चाहता है, अगर उसके हिसाब से बताओगे स्टेट ये करना चाहती है, स्टेट का एम ये है, लेकिन स्टेट है क्या एग्जैक्टली, दैट थिंग जो है वो निकोलस ये जो पोलांजास हैं इन्होंने नहीं बताई है। ठीक है, इसके अलावा डेफिनेशन ऑफ द स्टेट एज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल पावर इज सर्कुलर सिंस व्हाट अ पॉलिटिकल इज नेवर आइडेंटिफाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट। तो एक डेफिनेशन, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल पावर, ये भी एक डेफिनेशन है कि एक पॉलिटिकल पावर है जिसे हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं, उसे हम यहाँ पे स्टेट बोल रहे हैं। आप याद रखिएगा, आपको सारी चीज़ें नहीं लिखनी होती आंसर्स में, जब आप आंसर्स लिखोगे आप ये बस इनका नाम याद रखो, इन्होंने जो बोला है, जैसे इन्होंने इनडिसाइफरेबल मिस्ट्री बोला, ऊपर कॉन्सेप्चुअल मोरास बोला था, तो ये बस कीवर्ड्स याद रखो और बाकी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन ऑफ द स्टेट जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। ये आइडिया बहुत ही सर्कुलर, ये आइडिया घूमता हुआ नजर आएगा या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बट What is political is never identified independently of the state। ठीक है, फिर पॉलिटिकल क्या है उसमें थोड़ा सा है चीज़ें। इसके अलावा ये जो पोलुंजास हैं, पोलुंजास, इन्होंने रेफर किया स्टेट एज अ मटेरियल कंडेंसेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस बट इंसिस्ट दैट इट इज़ नॉट रिड्यूसिबल टू दीज रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक मटेरियल रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लासेस, लेकिन हम सिर्फ इसको ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप में इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिगर देन दैट है। उन्होंने ये भी यहाँ पे बोला तो कि मटेरियल कंडेंसेशन है बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस, बट एट द सेम टाइम उन्होंने इंसिस्ट भी किया कि हम उसको सिर्फ दीज रिलेशनशिप पर रिड्यूस नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो नाइट्जे हैं, इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि स्टेट एज द कोल्डेस्ट ऑफ द कोल्ड ऑफ ऑल कोल्ड मॉन्स्टर्स, यानी कि इंस्टीट्यूशन विच टेल्स लाइज इन ऑल द लैंग्वेज ऑफ द गुड्स एंड इविल्स। ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इन्होंने बोला कि ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कोल्डेस्ट ऑफ ऑल
कोल्ड मॉन्स्टर्स हैं। आपने सुना होगा कोल्ड, कोल्ड मतलब आपने सुना होगा कोल्ड ब्लडेड, जैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो जाता है, मतलब बहुत बुरी तरीके से। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है जिसका खून बिल्कुल ठंडा है, मतलब जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत क्रूअल। ऐसे ही स्टेट को बोला गया यहाँ पे कोल्डेस्ट ऑफ ऑल कोल्ड मॉन्स्टर, ठीक है, जो अलग अलग लैंग्वेज में झूठ बोलती है, अलग अलग ऑन ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ गुड एंड ईविल, अच्छी लैंग्वेज में भी, अच्छी गुड लैंग्वेज में भी और इविल लैंग्वेज में, हर तरीके से यहाँ पे स्टेट जो है वो झूठ बोलती है। इंस्टीट्यूशन लाइज इन ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है। इन द वर्ड ऑफ जॉन उरी द स्टेट कुड बी क्लासिफाइड एज अ पैरासाइट। इन्होंने बोला कि स्टेट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ पैरासाइट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नाम याद रखना है, कोल्डेस्ट ऑफ द ऑल मॉन्स्टर, ये याद रखना है। उरी ने क्या बोला? उरी ने बोला पैरासाइट है जो सर्व कर रही है इंटरेस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल। इसको यूज तब कर सकते हो जब आप मार्क्सिस्ट की थियरी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, या आप पब्लिक पॉलिसी में अगर आप बात कर रहे हो कि कोई अगर ग्रुप इंटरेस्ट थियरी है जो मैक्सिमम जो ग्रुप के इंटरेस्ट की बात कर रही है, तो वहां पे आप कह सकते हो कि पैरासाइट का कॉन्सेप्ट उरी ने दिया था, ऐसे आप यूज करोगे इसको। इट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ मिस्टिफिकेशन, उन्होंने इसको मिस्टिफिकेशन बोला, फॉर ओनली अपेरेंटली रिप्रेजेंटिंग द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक बेस रिस्पॉन्डिंग टू द डेवलपिंग फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। द स्टेट इज एन ideal collective capitalist standing alongside with the capital and sustaining its pattern of accumulation। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैपिटलिस्ट डेफिनेशन बोली, मार्क्सिस्ट के अपोजिट कॉन्सेप्ट है, ये कह सकते हो कि पैरासाइट है, सिर्फ कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है, कैपिटलिस्टिक कलेक्टिव कैपिटलिस्ट है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली उरी ने, जॉन उरी ने। इसके अलावा कुछ और स्कॉलर्स हैं जैसे नॉजिक, तो उन्होंने ऐसे बोला, कॉन्टेस्ट द वेरी नीड ऑफ द स्टेट। नॉजिक सेज दैट द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी वन दैट प्रीसीड्स क्वेश्चन अबाउट हाउ द स्टेट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इज वेदर देयर शुड बी एनी स्टेट एट ऑल। तो व्हाई नॉट हैव एनार्की, एनार्की क्यों ना होनी चाहिए। सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सिंस द एनार्किस्ट थियरी इफ टेनेबल अंडरकट्स द होल सब्जेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी, इट इज एप्रोप्रिएट टू बिगिन पॉलिटिकल फिलोसफी विद द एग्जामिनेशन ऑफ द मेजर थ्योरेटिकल अल्टरनेटिव। तो नॉजिक ने बोला इन एन एनार्की, एक एनार्की के अंदर प्रेस्ड बाय द स्पॉन्टेनियस ग्रुपिंग, म्यूचुअल प्रोटेक्शन, एसोसिएशन, डिवीजन ऑफ लेबर, मार्केट प्रेशर, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंड रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट, देयर अराइजेस समथिंग वेरी मच रिजेंबलिंग द मिनिमल स्टेट। तो एनार्की जो है उसके अंदर भी एक मिनिमल स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा उन्होंने बोला कि नॉजिक ने बेसिकली कॉन्टेस्ट द वेरी नीड ऑफ द स्टेट, स्टेट की जरूरत क्या है। तो उन्होंने बोला कि अगर नहीं होगी स्टेट तो क्या होगा, एनार्की होगी। एनार्की क्या होता है, तो एनार्की क्यों जरूरी नहीं है, वाई नॉट हैव एनार्की, तो क्योंकि एनार्की में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यही है कि एनार्की के अंदर मिनिमल स्टेट वगैरह का कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। मिनिमल स्टेट मतलब जहाँ पे स्टेट बहुत कम रोल प्ले करती है, ठीक। सो इसके अलावा इन द वर्ड्स ऑफ क्रिस्टोफर डब्ल्यू मॉरिस emphasized added 1998 the state is characterized in terms of number of interrelated features, ठीक है। तो स्टेट जो है, अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है क्रिस्टोफर डब्ल्यू मॉरिस की, 1998 की डेफिनेशन है, एम्फेसाइज एडेड यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर देखोगे इनकी डेफिनेशन, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव है इसलिए थोड़ा इसको याद रखना कि क्रिस्टोफर डब्ल्यू मॉरिस ने क्या बोला। तो इन्होंने डिफाइन किया स्टेट को, जिसके कुछ फीचर्स बताए, कंटिन्यूटी इन टाइम एंड स्पेस। स्टेट इज अ सेट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने अभी ऊपर देखा भी था कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकली इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, टाइम और स्पेस में जो एंड्योर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टेट आज है कल नहीं है, कोई एनजीओ की तरह नहीं है कि आज रजिस्टर हुआ और कल गायब, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई फिर हेरा फेरी नहीं चल रही है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि आज वहाँ पे कल दुकान थी आज नहीं है, पैसा डबल भी नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। कंटिन्यूटी है स्पेस और टाइम में। इसके अलावा ट्रांसिडेंस है, यानी स्टेट्स इंस्टीट्यूशन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट इट, दे आर इट्स एजेंट। स्टेट इंस्टीट्यूशन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट इट, जो है वो सब उसके एजेंट हैं, मतलब ट्रांसिडेंस की यहाँ पे बात है। इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने अभी देखा भी था, इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर आर इंस्टीट्यूशन थ्रू विच द स्टेट एक्ट्स, कुछ
इंस्टीट्यूशन होती हैं जिनकी हेल्प से स्टेट वर्क करती है, ठीक है, यानी जैसे लेजिस्लेचर है और अलग अलग बॉडीज़ हैं। इसके अलावा अथॉरिटी, सोवरेन अथॉरिटी जो है, सोवरेन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। हमें पता है सोवरेन पावर्स होती हैं, एलिजियंस होता है सिटीजन्स के साथ, तो वही डेफिनेशन है जो हमने अभी देखी थी पहले, PTGS देखी थी ना, पॉपुलेशन, टेरिटरी और आपका गवर्नमेंट और आपका सोवेनिटी। तो वही चीज़ें हैं, बस उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है और एक स्पेसिफिक कीवर्ड और थिंकर के नाम के साथ उसे जोड़ के बता दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमने अभी देखा था वही चीज़ है कि प्राइमरीली एज वी मेंशन्ड अर्लियर, स्टेट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू एन एनालिसिस ऑफ द बेसिक फीचर। हम फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि टेरिटरी, तभी देखो बार बार मैंने वहाँ पे भी एम्फेसाइज दिया था, यहाँ पे वापस रिपीट हो गया, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सोवेनिटी और गवर्नमेंट, ठीक है, ये इसके बेसिक फीचर हैं। दिस मीन्स दैट अ स्टेट एग्जिस्ट इन अ जोग्राफिकली आइडेंटिफाइड टेरिटरी। उस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पहले मैंने बता ही दिया है कि एक टेरिटरी में एग्जिस्ट करती है, उसमें एक पॉपुलेशन होती है और एक सिटीजन का उनको पॉपुलेशन को हम सिटीजन बोल देते हैं। इसके अलावा मॉडर्न स्टेट जो हैं वो यहाँ पे ओवर एज ऑल द अदर पावर्स विद इन द गिवन टेरिटरी थ्रू इट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मिलिट्री। विद इन द गिवन टेरिटरी स्टेट क्लेम्स हेजीमनी होती है स्टेट की ओवर ऑल अदर ग्रुप्स एंड एसोसिएशन थ्रू द सोवरेन गवर्नमेंट, ठीक है। सोवरेन गवर्नमेंट जो स्टेट की होती है उसकी हेल्प से ये पूरा कंट्रोल करती है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। और ये जो डिटेल डिस्कशन है टेरिटरी और सोवेनिटी पर, ये हम चैप्टर 3 में देखेंगे। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आगे वो ग्लोबलाइजेशन वगैरह की डिबेट आएंगी, तो दैट्स वाई मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे सोवरेन स्टेट पर ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। तो इन्हीं 4 कीवर्ड को लिखकर इन्हीं के बारे में एलेबोरेट कर दो कि क्या क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी थिंकर्स हैं जैसे डेविड हेल्ड, ठीक है। तो डेविड हेल्ड जो हैं उन्होंने 1983 में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट द आइडिया ऑफ द स्टेट इज ऑफन लिंक्ड टू द नोशन ऑफ, जो नोशन है impersonal and privileged legal or constitutional order with the capability of administrating and controlling the given territory। तो ऐसा इन्होंने डिफाइन किया था स्टेट को, कब किया था, 1983 में। अभी हम ऊपर 1998 की बात करके आए हैं, ठीक है। तो उसके लेकिन पहले फिर हम बात और थिंकर्स की करने लगे कि हाँ ऐसा किसने क्या बोला था, तो इन्होंने ऐसे बोला था। मैक्स वेबर, जिनको हम जानते हैं कि आइडियल कंस्ट्रक्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी के लिए जो जाने जाते हैं, उन्होंने सिस्टमेटिक थियरी दी है स्टेट की, उन्होंने भी, ठीक है। वेबर ने और चीज़ें बताई हैं, ब्यूरोक्रेसी बताई है, लेकिन उन्होंने भी सिस्टमेटिक थियरी स्टेट्स की उन्होंने भी दी है। उन्होंने एट्रीब्यूट किया है स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज टेरिटोरियलिटी, वायलेंस, लेजिटिमेसी टू डिस्क्राइब स्टेट, ठीक है। यानी जो हम ऊपर पढ़ के आए थे उन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। टेरिटोरियलिटी है, वायलेंस है और लेजिटिमेसी है, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए डिफाइन किया। फॉर हिम ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज द डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की बात है तो घूम फिर के कहाँ आएगा बंदा, ब्यूरोक्रेसी पर आएंगे वेबर बाबा, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिफाइनिंग फॉर्म है एंड ही ट्राइड टू क्रिएट एन आइडियल टाइप ऑफ स्टेट दैट वाज एसेंशियली अ ब्यूरोक्रेटिक स्टेट। तो उन्होंने एक आइडियल स्टेट की बात की, ब्यूरोक्रेटिक स्टेट की बात की। इनफैक्ट हिज एनालिसिस गिव्स एन इनसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Weber's analysis has been observed, assume its existence as a strong autonomous formally। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात है, बस ब्यूरोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए। However, both bureaucracy and markets merely express the power structure of the society, structure which no moral justification but one which formal rationality clothes with legitimacy। तो legitimacy 3 चीज़ों की यहाँ पे बात है, TVL याद रखना बस, यहाँ पे टेरिटोरियलिटी, वायलेंस और लेजिटिमेसी के बेसिस पर इन्होंने बताया है। यहाँ पे PTGS की बात नहीं है जो हमने ऊपर देखा था। इसके अलावा डेविड हेल्ड ने पॉइंट आउट किया दैट मैक्स वेबर ड्रू एक्सटेंसिवली फ्रॉम मार्क्सिस्ट राइटिंग एल्बीट क्रिटिकली, ठीक है। तो वेबर बिलीव्ड दैट इट वाज सिंपली मिसलीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक अपोजिशन, एक अलग अलग देखने को मिलता है पॉइंट ऑफ व्यू बिटवीन वेबर एंड मार्क्सिस्ट, ठीक है। तो मॉडर्न स्टेट अनलाइक इट्स प्रेडिसेसर हैज अ compatibility of monopolizing the legitimacy use of violence within a given territory, okay। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा द स्टेट मेंटेन्स कंप्लायंस विद इन द
गिवन टेरिटरी। तो स्टेट जो मेंटेन करती है, कंप्लायंस मेंटेन करती है, इट्स वेब ऑफ एजेंसीज जो है और जो इंस्टीट्यूशन है तो वो अल्टीमेट सैंक्शन लगाती हैं इन द क्लेम ऑफ द मोनोपोली ऑफ कोर्शन, ठीक है, सैंक्शन ऑफ दिस थिंग। इसके अलावा दिस क्वेश्चन इज लेजिटिमाइज्ड बाय द जस्टिफाइबिलिटी ऑफ द लीगैलिटी ऑफ दिस मोनोपोली। तो हमने पढ़ा है पहले भी वेबर के बारे में, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो यू विल बी नोइंग अबाउट दिस थिंग कि वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की बात करी और वेबर ने अथॉरिटी की भी बात की थी और उसी में उन्होंने लेजिटिमेसी वगैरह की बात करी। वही चीज़ यहाँ पे है कि स्टेट को उन्होंने इन चीज़ों से, इन कैरेक्टरिस्टिक्स से डिफाइन किया कि इवन स्टेट अगर कोर्सन कर रही है तो वो भी एक लेजिटिमेसी की वजह से प्रॉपर सही हो जाता है। इसी वजह से इन्होंने स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी वगैरह की बात की हुई है। इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्डर डेविड हिल की कुछ और डेफिनेशन है, लेकिन ओवरऑल वही लेजिटिमेसी और वही चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा और भी एशियन ड्रामा और ग्यूनार मिरेल्ड की जो है क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी इज कनेक्टेड विद द नेचर ऑफ द सॉफ्ट स्टेट। तो यहाँ पे इनकी बात हुई है, जो ग्यूनार मिर्डल थे, इन्होंने एशियन ड्रामा की बात की थी। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन दैट आर अनविलिंग टू कोर्स पीपल इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द डिक्लेयर्ड पॉलिसी गोल सच एज कलेक्टिंग टैक्सेस, ये सब। एंड ऑल्सो द हार्ड स्टेट जो कोर्स करती हैं पीपल को फॉर द पॉलिसी डायरेक्टिव, जैसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो दोनों एक्सट्रीम का रियलिटी में ये तो उन्होंने कोर्स, ये उन्होंने यानी पॉवर्टी ऑफ नेशन, ये जो पर्सन थे, इन्होंने हार्ड स्टेट सॉफ्ट स्टेट की बात करी। बट इन रियलिटी क्या होता है, स्टेट दोनों एक्सट्रीम का मिक्सचर होता है। स्टेट जो है वो मोनोपोलिस्टिक लेजिटिमेसी फोर्स भी होती है एज हैज बीन ऑब्जर्व, इज वन विच इट क्लेम टू स्वीपिंग अथॉरिटी भी होती है उसके पास। सच अ क्लेम इज नॉट क्रेडिबल। इट इज अ क्लेम दैट नो फोर्स में बी जस्टिफाइबली बी एम्प्लॉयड बाई समवन, इट इज नॉट एक्सेप्टेड और ऑथराइज्ड बाई द स्टेट, हाउएवर स्पेसिफिक एंड्स ऑफ द रूल्स टू रेगुलेट द मोनोपोली, ये सब भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। इंडिया आर एक्सरसाइजेस इन सिम्बॉलिज्म, ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रिपब्लिक डे परेड वगैरह। सो फॉर इंस्टेंस फ्लैग होस्टिंग जो होती है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे परेड में, तो ये सिम्बॉलिज्म वाला स्टेट का फंक्शन होता है। सो ये भी यहाँ पे सिम्बॉलिक लेजिटिमेशन की बात है, ठीक है। तो ये स्टेट की पावर को दिखाता है ये चीज़ें कि रिपब्लिक डे वगैरह पे जो भी मतलब ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अनदर कॉन्सेप्ट स्टेट इज सोवेनिटी, जो हमने अभी बात की थी ऊपर PTGS में। तो अब सोवेनिटी के ऊपर कुछ पैराग्राफ्स हैं, यू कैन जस्ट रीड आउट दिस थिंग एज वेल, ठीक है। सो दिस इज इट। एंड स्टेट की हमने सारे डेफिनेशन देख ली। अगले हम बात करेंगे चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट्स की, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे पढ़िएगा इसके बारे में कि लेजिटिमेसी वगैरह क्या है। वही चीज़ें रिपीट हैं, कोई अगर कीवर्ड होगा तो आप उसे बस अंडरलाइन, जो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड में होगा तो देन यू कैन रीड इट। अदरवाइज मैंने इसको देखा है, इसमें वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई थी, वही PTGS के एक एक कंपोनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा, कहीं लेजिटिमेसी के बारे में बार बार बोला हुआ है, कहीं कुछ बोला हुआ है, लेकिन अल्टीमेट क्रक्स आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी पॉपुलेशन, टेरिटोरियल लेजिटिमेसी और PTGS यानी वहाँ पे GS सोवेनिटी और जो आपका G से था गवर्नमेंट, तो वो था। प्लस अगर वेबर के पर्सपेक्टिव से देखो तो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जो हमने कीवर्ड्स डिस्कशन में लिए थे जैसे मिस्टिसिज्म, और हमने बाकी जो भी मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होता है, जो भी हमने अलग अलग वहाँ पे जार्गन जैसे कोल्डेस्ट ऑफ द ऑल कोल्ड मॉन्स्टर, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी सारी मोहमाया जो लिखी है वो आपको बस पढ़ लेनी है एक बार ऐसे ही कहानी की तरह, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं उसको आपको नोट डाउन करना है कहीं पर और, ताकि आप उसे नोट्स में बाद में रिवाइज करके उन चीज़ों को यूज़ कर सको आंसर राइटिंग में। ओके, आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स जो भी मैं यहाँ पे आपको अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज इट। और हमने इसी के साथ स्टेट का जो था पहला जो टॉपिक था डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, वो हमने देख लिया और हमने देखा कि कैसे अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं इन विद रेस्पेक्ट टू स्टेट्स। अगले लेसन में वी विल टॉक अबाउट द चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द स्टेट, जहाँ पे हम अलग अलग तीनों जो पर्सपेक्टिव थे यानी कि आपके लिबरल, न्यू लिबरल और मार्क्सिस्ट, उन पर्सपेक्टिव्स पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।